अरसा हुआ मैंने कॉलम्स में स्कैंडल्स की तफसीलात देना तकरीबन बंद कर दी हैं। इसकी वजह यह नहीं कि पाकिस्तानी हुक्मरान अशराफिया अचानक ईमानदार हो गई है और अब 2 नंबर या मारधाड़ होना बंद हो गई है। हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। सब काम वैसे ही चल रहे हैं जैसे आप सोच रहे हैं। ये क्लास हर दौर में हर हुकूमत वक्त में एक्टिव रहती है और इनका काम कभी पुराना नहीं होता। ये हर दौर में हुक्मरान रहते हैं क्योंकि हर हुक्मरान इनकी जेब में होता है। ये हुक्मरानों की कमजोरियों से खेलते हैं। ये वो बादशाहगर लोग हैं जो बादशाहों तक को खरीद लेते हैं। इन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि बादशाह बने जब बादशाह उनके घर के दरबान बने हैं। स्कैंडल से दूर रहने की वजह यह थी कि कुछ अरसा कबल पंजाब के शहर आरिफवाला से एक ईमेल आई थी। जो साहब मेरे कॉलम्स के रीडर थे, वो मेरे कॉलम्स में स्कैंडल्स की तफसीलात पढ़ते रहते थे और इनका अपना पेट्रोल पंप था जिस पर कुछ नौजवान लड़के मुलाजिम थे। वो भी अखबार पढ़ते थे। इनका कहना था जिस रफ्तार से स्कैंडल्स रिपोर्ट हो रहे हैं, इन्हें डर था कि कहीं ये लड़के खुद बंदूकें उठाकर लोगों की लूट मारना शुरू कर दें। ये लड़के सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि इस्लामाबाद में तो लूट मची है, जो जितना बड़ा डाकू है इसे उतनी ही इज्जत मिली हुई है और वो बड़े ओहदे पर बैठा है। इनका कहना था कि ऐसे स्कैंडल्स पढ़कर इनके जहनों में कोई भी ख्यालात जमा हो सकते हैं। दूसरी वजह आप लोग हैं। अब इतने स्कैंडल सामने आ चुके हैं कि अब कोई स्कैंडल नहीं रहा। वैसे भी आप लोगों के अपने अपने पसंदीदा लुटेरे हैं। अब तो जैसे सड़क पर हादसे की सुर्खी पढ़कर आप किसी और खबर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऐसे ही स्कैंडल्स अब आपके लिए दिलचस्पी खो चुके हैं। अब करप्शन या करप्ट इस मुल्क का मसला नहीं रहा। सब हुकूमतों और पार्टियों में करप्ट बैठे हैं और जो खुद भी तगड़ा माल कमाते हैं और अपने पार्टी सरबराहों का मुंह भी भरते हैं। अब सजा जजा का तस्वुर भी तकरीबन खत्म हो चुका है। नैब में तरामीम के बाद जिस तरह मुकदमात खत्म हुए, इसके बाद किसको दिलचस्पी है कि वो स्कैंडल या करप्शन पर खबर पढ़े या पर रिपोर्टर को दाद दे। अगर नैब ने कुछ मुकदमात बनाए भी थे और सजाएं होने लगी तो फौरी तौर पर एनआरओ के जरिए सब कुछ मिटा दिया गया। जब मुल्क का वजीर आजम वो बन जाए जिस पर एफआईए ने 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जमा करा रखा हो और कुछ दिन बाद अदालत वो केस ही खत्म कर दे, तो फिर किसको दिलचस्पी होगी कि कौन कितना लूट गया। तहरीक इंसाफ के दोस्त नाजुक मिजाज हैं क्योंकि इनके कप्तान ने इन्हें समझा दिया है कि जो करप्ट एलीट इनके साथ मिल जाती है वो नेक पाक हो जाती है। इसलिए इन्हें अपनी पार्टी के अंदर करप्ट अनासर नजर नहीं आते। अगर इन्हें चंद नाम बता भी दे तो वो कहते हैं कि इमरान खान खुद करप्ट नहीं है। लेकिन अगर बेगम साहिबा की एक बड़े कारोबारी से 500 कनाल जमीन अतिया लेने के बदले बरतानिया से 50 अरब रुपए जुर्माने में एडजस्ट करने की या तोशा खाना में 30 करोड़ की चोरियों की बात करें तो कहेंगे कि वो शरीफ खानदान के मुकाबले में तो कुछ नहीं है। ये पीटीआई के लोग भी दुरुस्त कहते हैं कि शरीफों की 5 बड़े आजमों में फैली करप्शन और इमरान खान की छोटी मोटी वारदातों का कोई मवाजना ही नहीं बनता। दरअसल इमरान खान पहली दफा वजीर आजम बने थे। नवाज शरीफ जब 1991 में पहली दफा वजीर आजम बने तो उस वक्त उन पर भी इस लेवल की करप्शन के इल्जाम नहीं थे। उस वक्त उन पर इल्जाम बैंकों से कर्जा लेकर वापस ना करने का था या हुकूमती असरो रसूख से अपना कारोबार चमकाने का। नवाज शरीफ दूसरी दफा वजीर आजम बने तो भी करप्शन के इल्जाम की संगीनी वो ना थी जो इनकी तीसरी दफा वजीर आजम बनने के वक्त सामने आई। दूसरी दफा वजीर आजम बनकर तो नवाज शरीफ ने अपने खानदान के बैंक कर्जे वापस करने का ऐलान किया था। वो एक अलग वारदात थी जिस पर फिर कभी बात करेंगे। शरीफ खानदान की असल करप्शन कहानियां तो नवाज शरीफ के तीसरी दफा वजीर आजम बनने पर सामने आई। बास तो कहते हैं कि जो पैसा नवाज शरीफ के पहली दफा वजीर आजम बनने के बाद कमाया गया था वो 26 बरसों बाद 2016 में पैनामा स्कैंडल में सामने आया। लिहाजा किसी वजीर आजम का कुछ पता नहीं होता कि इसने पहले, दूसरे या तीसरे दौर में क्या कमाया और क्या छुपाया। इमरान खान को यह एज हासिल है कि अभी एक दफा वजीर आजम रहे हैं जबकि शरीफ खानदान 3 दफा बन चुका। इसलिए मवाजने में शरीफ खानदान ज्यादा करप्ट लगता है, जो ठीक भी है। लेकिन अगर पहली टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कसर इमरान खान दौर में भी किसी ने नहीं छोड़ी। गंदम स्कैंडल, शुगर स्कैंडल, आईपीपी स्कैंडल, ऑयल स्कैंडल, एलएनजी स्कैंडल या फिर अपने अरबपति दोस्तों को जीआईडीसी में 300 अरब रुपए मुआफ करने हो या बिजनेसमैन को बरतानिया से आने वाले 50 अरब रुपए का फायदा देकर इससे बदले में 500 कनाल जमीन लेना हो या लाहौर माल रोड पर सर्विसेज इंटरनेशनल होटल को कोड़ियों के मोल अपने ही एक एटीएम को चुपके से बेच देना हो, क्या कुछ नहीं होता रहा। लेकिन अभी खान साहब शरीफ खानदान से कोसों दूर हैं। मगर शायद दूसरी तीसरी दफा वजीर आजम बनकर वो ये फर्क भी खत्म कर दें। ये तो साबित हो चुका कि बुराई तो मौजूद है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। कम बुराई किसी वक्त भी बड़ी बुराई बन सकती है, सिर्फ मौका मिलने की देर है और अगले लम्हे वही कम बुराई बड़ी बन चुकी होती है। शरीफ खानदान को भी कभी भुट्टो खानदान के मुकाबले में कम बुराई का दर्जा देकर आखिरकार बड़ी बुराई बना दिया गया। आज भी जब इमरान खान को कम और नवाज शरीफ को बड़ी बुराई समझा जाता है तो मेरे जहन में एक ही खौफ जन्म लेता है कि वक्त के साथ ये भी शरीफ खानदान की तरह तरक्की करेंगे। अभी एक छोटी सी मिसाल देख लें कि परसों सेनेट की पेट्रोलियम की कमेटी में इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान को $2 के हिसाब से एलएनजी गैस मिल रही थी, लेकिन एनर्जी के चेयरमैन असद उमर ने खत लिखकर वजारत को रोक दिया। बाद में वही गैस $40 के हिसाब से खरीदी गई। अंदाजा करें कितने करोड़ों डॉलर्स बचाए जा सकते थे, लेकिन किसी को क्या परवाह। और सुने, नदीम अफजल चंद साहब मेरे टीवी शो में फरमा रहे थे कि मसला सिर्फ सस्ती गैस ना लेने का नहीं था, बल्कि जब दुनिया भर में तेल की कीमतें $20 फी बैरल थी, उस वक्त भी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और वजीर नदीम बाबर ने खत लिखकर ऑयल कंपनीज को रोक दिया कि वो सस्ता तेल नहीं खरीदेंगी। जो महंगा तेल रिफाइनरियां मंगवा चुकी थी वही खरीदा जाएगा। यूं सस्ता तेल हम अवाम महंगा खरीदते रहे, किसी को अवाम पर रहम ना आया, लेकिन अरबों रुपए का फायदा ऑयल माफिया को दे दिया गया। जो कुछ कमेटी इजलास में सुना
इस पर हंसी भी आई और रोना भी। वो शहजादी याद आई जो किसी जिन की कैद में थी। जब इसने बरसों बाद आदमजाद को देखा तो पहले हंसी फिर रोई। इस नौजवान ने वजह पूछी तो शहजादी ने जवाब दिया, हंसी इसलिए हूं कि बरसों बाद किसी इंसान की शक्ल देखी है, रोई इसलिए हूं कि अभी जिन आकर तुम्हें खा जाएगा। मेरा भी 3 घंटे कमेटी इजलास में खौफनाक इंकशाफात सुनकर पहले हंसने फिर ये सोचकर रोने को दिल किया कि पाकिस्तानी हुक्मरान अशराफिया के ये ज़कूटा जिन आपको भी खा जाएंगे।